अगला हमारा है बच्चों वो है काय केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, अब बात करते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित में मैंने आपको बताया था कि काय के केंद्र में स्थित है हमारे पास एक गोला, बिल्कुल दिख रहा है आपको, काय के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा सभी कोनों पर भी उपस्थित है। ठीक है, इसके लिए हमने अवयवी कणों की गणना भी की और गणना हमारी इसके लिए कितनी आती है बच्चों? 2, यही हमने देखा। अब बात ये करते हैं कि इस काय केंद्रित कोशिका के लिए हमारी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए। अब देखो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इनकी भुजा देख लेते हैं, है ना। तो भुजा हमारे पास में है एक ये, इसका मान A, इसका भी मान A और इसका भी मान A। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया मेरे A भुजा, इसको नाम दे दिया B, इसको C और इसको नाम दे दिया मैंने D। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं काय केंद्रित इकाई कोशिका की। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हमारा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी प्रतिशत निकालने का क्या होगा? Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन क्या मान रखेंगे? A का क्यूब। अब हमें इसके लिए भी किसका मान निकालना पड़ेगा भाई? A का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा केंद्र में स्थित जो हमारा क्या है? अवयवी कण है। ये अवयवी कण इन सभी कोनों से जो है वो टच होता है, सभी कोनों से, यानी सभी कोनों को स्पर्श करता है। देखो एक चीज है बच्चों जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक कण कितने कणों को स्पर्श करता है, वो होती है हमारी समन्वय संख्या। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, तो एक अवयवी कण जो है यहाँ 8 कणों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो अब ये सबको यहाँ पर जो है वो स्पर्श कर रहा है। अब हमारी इसके लिए जो है वो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि हम इसको कैसे इसको ज्ञात करें कि हमारे पास में इस A की वैल्यू आ जाए। देखो क्या है कि कण आपको इसमें दिख रहे हैं स्पष्ट, लेकिन ये आपस में इस तरह से जो ये कण हैं इनके बीच में थोड़ी दूरी है, यानी कि ये हैं सब इससे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी जो सेंटर में है इससे जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मुझे निकालना है इसका त्रिज्या के रूप में A का मान। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले A भुजा को A B C D 4 नाम दे दिए। अब इस A भुजा को मैंने इस C भुजा से मिला दिया, मिल गई। जब ये मेरी A भुजा C भुजा से मिल गई है तब उस केस में मेरे पास में वापस से क्या बन गया है? एक त्रिभुज बन गया। अब जब त्रिभुज बन गया तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगी? पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर यानी कि मेरे पास में AC की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं? आधार की जो लंबाई है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी मुझे कर्ण वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो आधार प्लस लंब यही करते आए हैं हम। देखो ये मेरी क्या है, यहाँ पे ये आधार मान लेते हैं इसको, ये आधार हो गया है ना। ठीक है, और ये लंब हो गया है, लंब हो गया, और ये इसके लिए कर्ण हो गया है। ठीक है, अब मुझे कर्ण की भुजा ज्ञात करनी है, तो कर्ण की भुजा यानी कि AC, कर्ण की भुजा क्या है मेरा? AC। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या करूंगी मैं? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा, है ना। अब मेरे पास में AC स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो AB स्क्वायर मेरे पास क्या है? A का स्क्वायर, ये भुजा मानी मैंने। BC के लिए भी मैंने यही माना है, A का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखूंगी तो क्या होगा मेरे पास? AC का स्क्वायर बराबर कितना हुआ? AC का स्क्वायर बराबर कितना हुआ यहाँ पे मेरा? 2A स्क्वायर। ठीक है, अब AC बराबर कितना हुआ? AC बराबर √2A, यही वैल्यू निकलेगी। तो मेरे पास में AC का मान आ गया है। अब मेरे पास में AC का मान यानी ये और ये मान तो आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें A की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब देखो
हम बात कर रहे हैं इसमें इस कण की, क्योंकि ये कण जो है वो सबसे मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस A वाली भुजा को मैंने D वाली भुजा से मिला दिया, यानी इस A वाली भुजा को मैंने इस D वाली भुजा से मिला दिया। जब मैंने इस A वाली भुजा को D वाली भुजा से मिलाया तो आप देख रहे हैं कि अलग से यहाँ पर एक क्या बन गया है, बन रहा है ना, एक त्रिभुज और बन गया। तो अब यहाँ पर मैं मान किसका निकालूंगी, यहाँ पे मैं A और D का मान निकालूंगी, ठीक है। तो AC का मान मुझे मिल गया है, ये रहा मेरा AC का मान, ठीक है। CD का मान मुझे पता ही है, अब मुझे किसका निकालना है, AD का मान निकालना है, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ रख देती हूँ इसका मान, फिर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो AD का स्क्वायर मुझे क्या निकालना है, AD, A और D, यानी कि वापस से मुझे क्या निकालना है, वापस से मुझे कर्ण की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर मेरे पास क्या है, AC का मेरे पास √2 है वैल्यू, √2A ये मेरे पास वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दिया। CD की वैल्यू मेरे पास में क्या है, A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, AD का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 3, 2 + 1 3, A का स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हुआ, √3A, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मेरे पास में A और D का मान निकालना है, ठीक है। A और D का मान करने देना, AD के मान में मेरे पास में क्या आ रहा है, AD में अगर देखो तो एक तो मेरे पास में ये गोला आ रहा है, ठीक है, एक ये सेंटर वाला गोला आ रहा है, देखो ये यहीं से जाएगा, ये मैंने यहाँ बनाई है आपको समझाने के लिए, बाकी ये जाएगा यहीं से, तो ये एक पूरा गोला यहाँ आ रहा है, ठीक है, और एक गोला ये पूरा यहाँ आ रहा है कॉर्नर में, ठीक है। तो इसमें कितने गोले टच कर रहे हैं, आधा ये, यानी इसके लिए R का मान, इसके लिए R का मान, लेकिन यहाँ पे पूरा गोला है तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, R, यानी कि टोटल कितने R हुए, 1 2 3 4। वापस से मैं आपको समझाती हूँ, ये हमारा पूरा गोला यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इसका कितना पार्ट आ रहा है, आधा, तो त्रिज्या के रूप में इसकी हुई R त्रिज्या। दूसरे कोने पर भी यही हम बात कर रहे हैं A और D की, क्योंकि हमारा कौन सा है, ये है हमारा काय केंद्रित, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे मध्य में सेंटर में ये पूरा का पूरा गोला इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी पूरा गोला इसमें साजित है, तो इसकी हमारे पास में 2 हो गई, 2 R हो गए, 1 R 1 R, तो टोटल कितने R हुए मेरे पास में, 4 R, कितने हो गए, 4 R। तो AD की वैल्यू मेरी क्या हो गई बच्चों, AD की वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पे 4 R, ठीक है, बराबर √3A। अब मेरे पास किसकी वैल्यू निकाली, मुझे A की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 4/√3R, ये मेरी वैल्यू आ गई है A की, A भुजा मैंने निकाल ली है। अब मैं इस A का मान जब यहाँ रखूंगी, ठीक है, इस A का मान इसमें रखने पर, है ना, A का मान रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं A का मान रखने पर क्या आया मेरे पास, A का मान रखा तो मैंने रख देती हूँ, Z की वैल्यू कितनी है मेरी, Z की वैल्यू कितनी है, BCC के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, क्या है ये, BCC, यानी कि काय केंद्रित, तो इसके लिए वैल्यू Z की वैल्यू कितनी थी, 2 गुणा 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, बटे में क्या लिखा मैंने, 4/√3 है ना R, और इसका भी क्यूब। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी होगी बच्चों, 68%। यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, = करके 68%, यानी कितनी आई मेरे पास, ये वैल्यू आई है 68%, ठीक है, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, यानी कि BCC के लिए। तो ये बच्चों थी हमारी संकुलन क्षमता। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है संकुलन क्षमता के बारे में। तो संकुलन क्षमता की जब हम बात करते हैं तो सभी के लिए हमने अलग अलग तरह से देखी, यानी सिंपल के लिए जब हम निकालने लगे तो हमारी कितनी थी, 52 पॉइंट समथिंग, ठीक है।
और जब हमने निकाली किसके लिए, फलक केंद्रित के लिए तो थी 74, और जब हम बात करते हैं काय केंद्रित के लिए तो हमारी थी 68%। देखो कुछ भी नहीं है, ये देखने में लग रहा है आपको बहुत टफ, लेकिन आप इसको जब समझोगे ना तो आराम से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने एक एक को लेकर के और वहां पर हमने किसकी निकाला, ए का मान। देखो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है संकुलन क्षमता, ठीक है। और संकुलन क्षमता का मतलब क्या है कि इस लैटिस में या इस इकाई कोशिका में हम बात करते हैं, तो इस इकाई कोशिका ये जो गोले हैं, ये जो गोले आपको दिखा रहे, जिनको हमने नाम क्या दिया, अवयवी कण, तो ये गोले कितनी जगह घेर रहे हैं, कितना स्थान घेर रहे हैं, उसको हमने प्रतिशत के रूप में निकाला है, जिसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता। आई मेरी बात समझ में? यानी कि एक क्लास की क्षमता है 100%, ठीक है, लेकिन बच्चे उसमें बैठे हुए हैं इतने कि 80% स्थान ही घेरा जा रहा है, 20% स्थान जो है वो खाली है। तो वो 80% क्या है, वो 80% है उसका जो हम कहेंगे उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो उन विद्यार्थियों की क्षमता है, ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ पर भी जो गोले यहाँ पर उपस्थित हैं या व्यवस्थित हैं, वो कितनी जगह घेर रहे हैं, बाकी का स्थान कौन लेंगे, रिक्तियां, यानी खाली स्थान इसमें जो रह जाएगा वो हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। कैसे? जो मैंने भी आपको बताया कि कुल जितनी भी हमारी क्षमता है 100% है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जितना स्थान कणों द्वारा घेरा गया है, बाकी का जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान, यानी खाली जगह। तो इसे कहते हैं बच्चों संकुलन क्षमता, ठीक है। तो ये हमारी सारी कहानी बातें थी किसके बारे में, संकुलन क्षमता के बारे में। अब हम जानेंगे किसके बारे में बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में, ठीक है। कुछ प्रश्नों के बारे में क्या देखेंगे हम, देखो अब हम देखेंगे ये प्रश्न जिससे हमें ये पता चले कि हमने कितना पढ़ा है और कितना समझा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, घन समन्वय के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होगा, ठीक है। त्रिज्या अनुपात मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या बताया था त्रिज्या अनुपात में, त्रिज्या अनुपात का मतलब था यानी कि धनायन की त्रिज्या बटे में ऋणायन की त्रिज्या, यानी कि हमेशा इसका मान में जो क्या है वो दशमलव में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, ठीक है। और ऋणायन जो होते हैं, जो अवयवी कण हैं, कोनों पर जो जगह है वहां पर तो कौन आएगा, ऋणायन, और जो धनायन है वो क्या करते हैं, वो रिक्तियों में चले जाते हैं, यानी कि जहां भी छोटे तो होते ही हैं, तो जहां स्थान मिलता है वहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो इनको स्थान सबसे ज्यादा लगता है सुटेबल कि हम यहाँ आराम से रहते हैं, जहां पर कोई हमें परेशान ना करे, रिक्ति है जिसे जगह कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों तो त्रिज्या अनुपात का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे धनायन और ऋणायन जो है वो कितना स्थान घेर रहे हैं, उसको हमने अनुपात के रूप में निकालते हैं हम। तो बात करते हैं घन समन्वय के लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो जब यह अनुपात निकाला जाता है तो घन समन्वय की बात करें तो उसके लिए हमारा अनुपात होता है 0.732 से लेकर के 1.000 तक, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा है घन समन्वय के लिए हमारा त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है चतुष्फल की समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है। देखो चतुष्फल के लिए क्या होगा, ये आपको याद रहने चाहिए सबके लिए अलग अलग, जो मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूं कि किस तरह से हम जो है वो त्रिज्या अनुपात को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, 0.732 से लेकर 1.00 तक, या 0.414 से लेकर 732 तक, या फिर 0.225 से 0.414 तक, या फिर हमारा है 0.11 से 0.225 तक, ठीक है। तो अब चतुष्फलकीय के हम देखते हैं, चतुष्फलकीय यानी चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, ठीक है। तो चतुष्फलकीय के लिए जब हम ये अनुपात देखते हैं, कौन सा अनुपात है, धनायन और ऋणायन का अनुपात, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बन रहे हैं, धनायन बन रहे हैं और ऋणायन बन रहे हैं। हमने रिक्ति देखी अलग अलग तरह की, हमने त्रिकोणीय रिक्ति देखी, हमने चतुष्फलकीय देखी, अष्टफलकीय देखी, ठीक है। तो ये जो रिक्तियां हैं यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर धनायन आ रहा है। तो इनका जो अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात धनायन और ऋणायन का, वो सबके लिए मान अलग अलग होगा। अभी हमने देखा घन समन्वय के लिए, अब हम देखेंगे चतुष्फलकीय के लिए, ठीक है। तो चतुष्फलकीय के लिए इसका अनुपात होता है हमारा 0.255 से लेकर के और 0.414 तक, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात है हमारी चतुष्फलकीय के लिए। अगला हमारा प्रश्न है
क्या इकाई सेल में रिक्त स्थान है? कौन सी इकाई सेल में है हमारा रिक्त स्थान? ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है, मैं इसको पूरा कर देती हूँ। इकाई सेल में रिक्त स्थान यहाँ पे BCC आएगा मेरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, ठीक है, या कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो BCC के लिए अगर हम बात करते हैं इकाई सेल की, यानी कि रिक्त स्थान की, तो यहाँ पर मैंने संकुलन क्षमता BCC के लिए क्या थी? BCC संकुलन क्षमता हमने निकाली थी। कितनी थी बच्चों मेरी BCC के लिए? थोड़ा सा याद कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, 68%, सही बोल रहे हैं, 68%, ठीक है। तो कुल क्षमता कितनी होती है? 100%। उसमें से मैं अगर 68 माइनस करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में आ जाएगा कितना? यहाँ पे 32%। कितना आ जाएगा? 32%, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी BCC के लिए संकुलन क्षमता कितनी आएगी बच्चों? वो आएगी मेरी 32%। यानी कि देखो, रिक्त स्थान, इकाई सेल में रिक्त स्थान, इकाई सेल में रिक्त स्थान, रिक्त मतलब जो स्थान खाली छोड़ा गया है, तो जितनी प्रतिशत क्षमता यानी कि जितना स्थान घेरा गया है और जितना कुल है उसमें से हमने माइनस किया, तो कुल प्रतिशत कितना है? 100। कितना घेरा गया गोलों द्वारा BCC में? 68%। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 32%। तो यहाँ पर मेरे पास इकाई सेल में रिक्त स्थान यानी खाली स्पेस, वैकेंट तो जगह कितनी हुई? 32%, यानी कि 32%, ठीक है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न आयनों में से अधिकतम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है, यानी किसकी त्रिज्या जो है वो सबसे ज्यादा होगी? Na+, Mg+, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन 4, ये हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अगर हम देखें तो सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तब इस पे आ गया प्लस चार्ज। मैग्नीशियम कितना कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2+। एल्यूमिनियम मेरा कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सिलिकॉन मेरा कर रहा है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है बच्चों कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरा? 11 परमाणु क्रमांक, ठीक है। और अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो ये क्या कर लेगा? ये हमारा कर लेगा कौन सा वाला? नियोन वाला। इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किसके? अक्रिय गैस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज सोडियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम है, एक सीरीज में चल रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो ये एक सीरीज में, यानी सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन आता है, हम इसी सीरीज में पढ़ते हैं इनको, यानी 11, 12, 13 और 14, इस तरह से इनके क्या है? परमाणु क्रमांक है। अब देखो बात हम कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा कि अधिकतम आयनिक त्रिज्या, यानी किसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी? तो ये हमारा किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा कि जितना अधिकतम आयनिक त्रिज्या, अधिकतम मतलब बड़ी, है ना, तो बड़ी कब होगी? देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जितना ज्यादा धनावेश होगा उसका साइज, उसका आकार उतना ही छोटा होगा, है ना, यही हम पढ़ते आए। अब बात हो रही है यहाँ पे कि किसकी सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या होगी, तो सीधी सी बात है उसी की ज्यादा होगी जिस पर कम धनावेश होगा, है ना। क्यों? क्योंकि सोडियम पर धनावेश कम है, तो इसका जो साइज है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैसी होगी? बड़ी होगी। बाकी सब में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी है तो सभी सम इलेक्ट्रॉनिक, सभी में इलेक्ट्रॉन समान हो गए, क्योंकि किसी ने 1, 2, 3, 4 जो एक साथ है वो सबने निकाल दिए, तो सबके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो सबके पास में, यानी कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है यहाँ पे। अब हमें तो बात करनी है कि इन सब में से सबसे ज्यादा त्रिज्या वाला आयन हमारा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा त्रिज्या वाला आयन वो होगा जिस पर कि आवेश कम होगा, और आवेश कम किस पर है? हमारा सोडियम पर, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? Na+, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था
प्रश्न इसकी आयनिक त्रिज्या के बारे में। अगला प्रश्न है एफसीसी की संकुलन क्षमता है 74%, 52%, 68% या फिर 62%। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फलक केंद्रित की संकुलन क्षमता की, तो भी हमने अभी भी निकाली थी। क्या थी हमारी फलक केंद्रित की? फलक केंद्रित की हमारी थी 74%। कितनी थी? 74%। ठीक है, तो फलक केंद्रित की हमने निकाली थी, अब ये भी कैलकुलेट करी है, तो हमें याद है ताजा ताजा कि इसकी संकुलन क्षमता हमारी कितनी है? 74 या 74। ठीक है, तो हमें सबकी संकुलन क्षमता याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कैसे? कि एससीसी की हमने कितनी निकाली थी? इसकी थी हमारी 52.4। एफसीसी की हमारी कितनी है? 74। बीसीसी की हमारी कितनी है? 68%। ठीक है, तो ये सबकी हमारी क्या है? ये सब हमारी क्या है? ये सब है हमारी संकुलन क्षमता। ठीक है, तो ये इन सब के लिए हमारी संकुलन क्षमता है, जो कि सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो रिक्त स्थान निकल जाएगा सभी के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारी बातें थी हमारी किसके लिए? संकुलन क्षमता के बारे में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ में बहुत एंजॉय भी किया होगा इस चीज को कि किस तरह से हम आराम से फटाफट से क्या निकाल लेंगे? संकुलन क्षमता, चाहे वो बीसीसी की हो, चाहे एससीसी की हो, चाहे एफसीसी की हो, है ना। कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका हमने फॉर्मूला रखा था। फॉर्मूला हमारा क्या था कि जितने गोलों द्वारा आयतन घेरा गया है बटे में घन का आयतन, क्योंकि हम इकाई कोशिका को क्या मानते हैं? घन के रूप में मानते हैं। तो जब एक घन के रूप में है तो उसकी सभी भुजाएं, चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, यही हमने जाना। तो उसके आधार पर हमने गोले का आयतन रखा, नंबर ऑफ कण जितने एटम्स थे यानी कि सब में अलग अलग है, अवयवी कणों की संख्या का मान रखा और क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया संकुलन क्षमता। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज का हमारा पूरा लेक्चर संकुलन क्षमता के बारे में। तो मुझे लगता है आपने सबने मेरे साथ बहुत इसको लुत्फ उठाया होगा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ठीक है बच्चों, तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।